वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आगे के 5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से 30। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू एक्ट, बट नेचुरल सिलेक्शन कैन रिड्यूस और एलिमिनेट डाइवर्सिटी। व्हाट प्रोसेस कैन रीस्टोर द जेनेटिक डाइवर्सिटी टू पॉपुलेशन। तो आपकी 4 चॉइस दे रखे हैं। इसका आंसर है म्यूटेशन। ये कैसे आएगा? देखो, जेनेटिक होता है जो हेरिडिटरी होती है, यानी कोई चीज़ आगे वन पॉपुलेशन से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के थ्रू सेकंड पॉपुलेशन में ट्रांसफ़र होती है। डाइवर्सिटी मतलब उसमें वैरायटी है काफ़ी सारी, ठीक है। मतलब ऐसे ट्रेड्स की एक रेंज सी होती है जो कि आपकी ट्रांसफ़र होती रहती है नेक्स्ट पॉपुलेशन में, जो कि रिक्वायर होती है नेचुरल सिलेक्शन में। लेकिन ये पूछ रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन कैन रिड्यूस और एलिमिनेट। तो ये पॉसिबल होता है कि नेचुरल सिलेक्शन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिस्टोर कर सकती है। तो इसका आंसर होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जब आपके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, उसकी वजह से नए ट्रेट्स जो होते हैं वो बनते हैं। ये जनरली स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस F1 से F2 नेक्स्ट जनरेशन में ही चेंज आ जाए, स्लो चेंज होते हैं और कुछ फ्रैक्शन ऑफ डीएनए सीक्वेंस में ही चेंज आता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट जो जनरेशन होती है वो जनरली अडेप्ट कर लेती है, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है? आपके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आना, ठीक है। ये जो डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है? जैसे सेल डिवीज़न होता है, उस टाइम डीएनए आपका रेप्लिकेट होता है। उसमें क्या होता है? आपके रेप्लिकेशन में एरर्स आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आपका डीएनए सीक्वेंस में कंप्लीट चेंज आ जाता है और उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जो दूसरे म्यूटेजेंस होते हैं, अगर आपका डीएनए उससे एक्सपोजर हो जाए। अभी म्यूटेजेंस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे रेडिएशन हो सकती हैं, आपके कोई केमिकल हो, कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स हो, जिसकी वजह से आपके इसमें चेंज आ जाए और आपके डीएनए सीक्वेंस में चेंज आने की वजह से फिर म्यूटेशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि कोई एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। जो एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट होता है, जीन तो पता है ना, जो फंक्शनल हेरिडिटरी यूनिट होती है अपनी, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है। मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको बेसिक्स तो आते ही हैं, ठीक है। आप मास्टर्स में पढ़ रहे हो, मास्टर्स के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जो आपका चेंज आता है वो आपकी एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट में चेंज आता है, और ये कोई फिक्स नहीं होता, ये भी रैंडम चांसेस के थ्रू ही आता है। और इसमें भी क्या हो सकता है कि वे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब कि आपका कोई भी ट्रेट हो और वो अडेप्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल सिलेक्शन। सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है? जब आपके ट्रेट्स आपको हेल्प करें ताकि आप फर्दर आपके रिप्रोडक्शन में या फिर जैसे कि आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए जब आपके कुछ ट्रेट्स डेवलप हो जाएं, उस चीज़ को बोलते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा, मोर होता है, पीकॉक, अब उसके ऊपर जैसे वो पंखुड़ी सी होती हैं, जिसको वैसे इन प्लूमेज बोलते हैं, जैसे जो पंखुड़ी होती हैं जिससे कवर होती है कंप्लीट सारे बर्ड्स का, उस चीज़ की। अब जो पीकॉक होते हैं वे जैसे अपनी, आपने देखा बारिश के मौसम में अपने पंखों को फैला लेते हैं। वो जनरली क्या होता है? अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जो स्पीशीज़ होती हैं वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, अब वो जिसके थ्रू वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ डेंजरस हो जाती है, ज़्यादा कलरिंग होती है तो प्रेडेटर के ज़्यादा वनरेबल हो जाती है, ठीक है। तो ईजिली क्योंकि आइडेंटिफाई हो जाती है। तो इसके दोनों ही इफेक्ट होते हैं। एक होता है जैसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या होता है कि जो चीज़ एक्सट्रीम होती है वो एलिमिनेट होती जाती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लो कि आपका ये वाइट पॉपुलेशन है, ये ब्राउन पॉपुलेशन है और ये ब्लैक पॉपुलेशन। मान लो ये ब्लैक है, ये वाइट है और ये ब्राउन है। तो टाइम के साथ साथ क्या होगा कि आपकी वाइट पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम हो जाएगी
आपकी ब्राउन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ब्लैक पॉपुलेशन और भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ कि जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर था ना आपका, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है और जो बाकी के जो दूसरे सिलेक्शन होते हैं वो एलिमिनेट होते जाते हैं। इस चीज़ को बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। इवोल्यूशन की तरह ऐसा होता है। बाकी ये जो जब आपका कंप्लीट ये जेनेटिक है, जो इनहेरिटेंस के ऊपर कंप्लीट आपकी एक यूनिट है, उसको डिस्कस करते वक्त ये सारी चीज़ें फिर से आएंगी, मैं आपको फिर से भी बता दूँगा। अब जैसे ये टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होती हैं कि म्यूटेशन कैसे हो सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, इंसर्शन भी हो सकता है, ट्रांसलोकेशन भी हो सकता है। ट्रांसलोकेशन के ऊपर आप आगे की क्वेश्चन भी है, उस टाइम उसको इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। जो आपकी होमो नेलेडी स्पीसीज़ है, वो जीनस होमो में उसको रखा था। ये कब डिस्कवर हुई थी? ये 2015 में। ये इसको कहाँ से मिला है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये मिली थी आपको साउथ अफ्रीका से। वहाँ पे एक फेमस केव है राइजिंग स्टार केव के नाम से। ये केव का नाम है, ये कहाँ पे पड़ती है आपकी? गुटांग प्रोविंस करके है साउथ अफ्रीका में। अच्छा, एक पीछे क्वेश्चन में मैंने जब आपको लूसी फोसिल करवाया था, उस टाइम मैंने ये बोल दिया था कि ये साउथ अफ्रीका के ईस्टर्न साइड में। एक्चुअल में वो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो ईस्टर्न साइड में है, वो जो रिफ्ट वैली पड़ती है ना, वहाँ था वो कुछ, ठीक है ना। वो करेक्शन के लिए आप उस टाइम देख लेना। साउथ अफ्रीका कई बार सिमिलर हम मिस प्रोनाउंशिएट कर जाते हैं। एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अलग है, साउथ अफ्रीका नाम का एक देश है, ठीक है, जिसकी क्रिकेट टीम भी है। जो ये आपकी होमोनेलिडी स्पीसीज़ है, ये आपके दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, एस्ट्रोलोपिथिकस वाले भी और ह्यूमन लाइक भी। जो एस्ट्रोलो वाले इसके फीचर हैं वो पेल्विस और शोल्डर से हैं। वहाँ की जो स्ट्रक्चर है ना उनकी बोन की, वहाँ से ये ऑस्ट्रेलिया वाले फीचर शो करते हैं। जो ह्यूमन लाइक फीचर शो करते हैं, जैसे कि इनके हैंड्स हो गए, फीट्स हो गए, स्कल हो गई। मतलब कि इनका वैसे 1/3 साइज होता है इनके ब्रेन का, 1/3 साइज ऑफ ब्रेन है इनका, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ये जो इनके एक्स स्पेसिमेन थे उनको वो बरी करते थे, और उनके साथ में जो दीवार होती थी, वॉल्स होती थी, केव वॉल्स होती थी, उन पर कार्विंग्स भी करते थे, सब अलग अलग सिम्बल्स मतलब उस पर ड्रॉन करते थे। तो ये कंट्रोवर्सी भी चलती रहती है इसको लेके। और इसका ये जो टाइम पीरियड था आपको याद रखना है, ये किस में मिली थी आपको? जो इपोक पड़ता है इसका, प्लिस्टोसिन। कल एक क्वेश्चन करवाया था आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड, तो वो मैं आपको फिर से बताऊँ। जैसे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल था, उसमें आपका जो ईओन होते हैं वो कौन सा होता था? फिनोजोइक होता था। जो आपका ईरा होता था वो कौन सा होता था? सिनोजोइक होता था, ठीक है। फिर ये ईरा अभी कौन सा चल रहा था पीरियड पे आपका? क्वाटनरी चल रहा था। क्वाटरनरी में दो होते थे आपके, जो आपके इपोक होते थे, दो तरह के इपोक होते थे जो अभी चल रहे हैं। इस एक तो प्लिस्टोसीन है, उस जो करंट का है वो होलोसीन था, ठीक है ना। वो ये 11,000 साल पहले वाला ये प्लिस्टोसीन है। ये इस इपोक से मिला है आपका स्पीसीज जो है 3.5 लाख से ये 2,26,000 के आसपास का पड़ता है वहाँ का ये स्पेसिमेन आपका है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ये फ्रूहाता इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज, ये जो है आपका डर्मेटोग्राफिक्स में होता है। डर्मेटोग्लिफ्स मतलब कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उन चीज़ की स्टडी करना। फिंगरप्रिंट्स ये पाल्म के हो गए, फुटप्रिंट्स हो गए, उनसे उन सारी चीज़ को स्टडी करना। डर्मेटो होता है दरअसल स्किन, ग्लिफ्स होते हैं उनकी कार्विंग, ठीक है। ये जो इस पर कार्व्स होते हैं ना, कार्विंग, इनकी स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोग्लिफ्स, ठीक है। ये सबसे पहले दिए थे एक, जैसे क्यूमिन्स है, ये आपको नाम याद रखना है, और एक मिडलो है। इन दोनों ने ये टर्म दी थी आपकी डर्मेटोग्लिफ्स की। क्यूमिन्स को हम फादर ऑफ डर्मेटोग्लिफ्स भी बोलते हैं,
और जो इंडिया में रिलेटेड है, जैसे कि आपको हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, जब आपके लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे ब्रिटिश पीरियड में, 70s, ये 1817 और 18 सेंचुरीज़ की बात है। तो जब ये आपका 1750 से लेके 1800 का पीरियड था, उस टाइम ज़मींदारी प्रथा थी वो काफ़ी पीक पे थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि लैंड रिकॉर्ड्स को नोट करने के लिए उन्होंने, उस टाइम एक पर्सन थे सर विलियम हर्शल के नाम से, ठीक है, सर विलियम हर्शल, इन्होंने क्या किया था, फिंगरप्रिंट्स को वास्टली यूज़ किया था। इंडिया में तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो गई थी, लेकिन जब ये वापस इन्होंने अपने ब्रिटेन में जाके ये कोशिश करी तो ये फेल हो गए थे, वहाँ पे इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। ये क्या करते थे, फिंगरप्रिंट्स को एक जनरल आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह ट्रीट करते थे। ये चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे आपका क्रिमिनल मैटर हो, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ यूनिक होती थी, इसलिए वो चीज़ को यूज़ किया। और ये जैसे एक, इसी में जब हम इसकी डर्मेटोग्लिफ्स को पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग पर्सनैलिटी आती है हेनरी फोल्ड्स के नाम से। ये जापान में रहते थे, एक पर्सनैलिटी है हेनरी फोल्ड्स के नाम से, ये जापान में रहते थे। जापान में एक केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो क्रिमिनल ने, एक सूट होता है मतलब कपड़े पे, उसमें काफ़ी क्लियर फिंगरप्रिंट्स आ गए थे उसके। तो उस चीज़ की स्टडी करने के लिए हेनरी फोल्ड्स को उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनको बुलाया। तो ये फर्स्ट केस था जिसमें डर्मेटोग्लिफ्स को यूज़ किया गया क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। इसके बाद जो हेनरी फोल्ड्स हैं, इन्होंने इससे रिलेटेड एक लेटर भी लिखा था, आपकी जर्नल है जो नेचर के नाम से जो जर्नल है उसमें। और इसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा लेटर फॉरवर्ड किया था चार्ल्स डार्विन को, ये उसी के दौरान की बात है, जो क्योंकि उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी दी थी। तो चार्ल्स डार्विन उस टाइम काफ़ी बुढ़े से हो गए थे, तो उन्होंने अपने जो कज़न थे फ्रांसिस डाल्टन, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा भी था, उनको ये लेटर फॉरवर्ड कर दिया था। जो आपके क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें हमने फ्रांसिस डाल्टन के बारे में देखा था। तो वो क्या करते थे कि स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करते थे आपके डिफरेंट जो कि है ना इनहेरिटेंस ऑफ इंटेलिजेंस पे, और साथ साथ में ह्यूमन डिफरेंसेस के लिए वो स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ करते थे, याद है ना आपको, ठीक है। तो ये इनके कज़न थे। जब इन्होंने इस पर स्टडी करी तो इन्होंने कहा था कि हाँ, कि ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं यूनिक होते हैं हर ह्यूमन के लिए, ठीक है। इनिशियली क्या होता था कि जो इनकी क्लासिफिकेशन थी आपकी फिंगरप्रिंट्स की, सर जो आपके सर हेनरी एडवर्ड है, जो आपके सर हैं हेनरी एडवर्ड या एडवर्ड हेनरी, इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाई किया था आर्चेज में, वर्ल्स में, लूप्स में, ठीक है। ये तीन मतलब इन्होंने बोला था कि एक कैटेगरी तो लूप्स के नाम से हो गई, एक आर्चेज के नाम से, और वर्ल्स में टोटल 6 कैटेगरी थी। तो इन्होंने टोटल 9 कैटेगरी दी थी। बाद में जो डिफरेंट डर्मेटोग्लिफ्स आए, जिन जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने स्टडी की, इन सारे इनको ओवरऑल 3 कैटेगरीज में बांट दिया कि आर्चेज होते हैं, वर्ल्स होते हैं और लूप्स होते हैं। या आप अपने फिंगरप्रिंट्स को देख के भी देख सकते हो कि आर्च कैसे बनती है। वैसे आपकी ये कंप्लीट डर्मेटोग्लिफ्स वाली स्टडी आपके प्रैक्टिकल में आती है जब आप मास्टर्स कोर्स करते हो, तो उस टाइम इसको अच्छे से करना, उससे क्वेश्चन भी बनते हैं। इसका वैसे यूजेस कहाँ क्या होते हैं आपके, जैसे ट्विन डायग्नोसिस में इसका यूज़ हो सकता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें यूज़ हो जाते हैं, प्राइमेटोलॉजी की स्टडी में भी यूज़ होते हैं। और जैसे डर्मेटोग्लिफ्स के रिलेटेड एक खास बात होती है कि ये मॉडिफाई नहीं होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, ना ही इनको अडेप्ट किया जा सकता है और ना ही इनमें ज़्यादा हाई रेट ऑफ म्यूटेशन भी पाई जाती है, इसलिए थ्रू आउट लाइफ ये सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो आपका इसका आंसर बन जाएगा, ये फुरहाता इंडेक्स है। अच्छा जी, 3 तरह के इंडेक्स होते हैं आपका, 3 तरह के जो इंडेक्स थे उसमें एक तो है ये फुरहाता इंडेक्स, दूसरा है, एक सेकेंड, दूसरा है आपका डेंक मेजर इंडेक्स, तीसरा है आपका पैटर्न इंटेंसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये 3 तरह के इंडेक्सेस आपको इसमें स्टडी करनी होती है।
तो जो फुराता इंडेक्स है ये होता है ये वर्ल्स बट लूप्स इनटू 100, ये यहाँ पे लिखा होता है, इस टाइम ये टाइपिंग एरर है, जैसे यहाँ पे होता है परसेंटेज वर्ल्स बटे में परसेंटेज लूप्स। ये इसका मतलब क्या होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल्स बटे में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लूप्स इनटू में 100, इस चीज़ को बोलते हैं फुराता इंडेक्स। और ये टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ आपकी आर्चेज बटे में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल, ये होता है आपका ये डेंक-मीजर इंडेक्स, ठीक है। और एक जो तीसरा इंडेक्स होता है इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल्स प्लस में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लूप्स ओवरऑल नंबर ऑफ फिंगर्स या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसका ये फार्मूला होता है, ये डेंक-मीजर का फार्मूला होता है, और ये वर्ल्स बटे लूप्स इनटू 100। ये आप तरीका है जैसे डी ए, पहले से ए बी सी डी में डी ए आता है, ऐसे ही ए से स्टार्ट होता है, तो आर चीज़ ऊपर आते हैं, तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हो। फिर आता है वही बाद में आते हैं, तो बस एक ये छोटा सा तरीका था एलिमिनेट करने के लिए चॉइसेस। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डेंक-मीजर में आर टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्चेज बटे वर्ल्स इनटू 100, फुराता इंडेक्स में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल्स बटे में लूप्स इनटू में 100, और जो आपका पैटर्न इंटेंसिटी है उसका 2 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ल्स प्लस में टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ लूप्स ओवर नंबर ऑफ फिंगर्स या फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका इसमें आता है। बाकी मैंने आपकी इसके बारे में कंप्लीट बता दिया। वैसे आपकी इसकी एक सेपरेट यूनिट है, 2-3 घंटे का लेक्चर बनता है वो, तो वो उस टाइम आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29। द मैकेनिज्म दैट कैन कॉज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज नोन एज। आपकी 4 चॉइसेस हैं, इन्वर्जन, क्रॉसिंग ओवर, ट्रांसलोकेशन और डुप्लीकेशन। तो ये होता है ट्रांसलोकेशन। अच्छा, इन्वर्जन क्या होता है, जैसे कि जीन सीक्वेंस होती है एक, मान लो ये जीन सीक्वेंस आपकी, तो इसमें क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वो आपका 180 डिग्री टर्न ले लेता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो जीन सीक्वेंस की लेंथ होती है वो चेंज होती है, लेकिन बस उसका जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। अच्छा, जो ये आपका क्रॉसिंग ओवर ट्रांसलोकेशन है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे होमोलोगस क्या होता है, एक होमोजाइगस भी होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है नॉन होमोलोगस, ठीक है, नॉन होमोलोगस। आपका होमोलोगस में क्या होता है कि आपका जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, सेम लेंथ होती है इनमें, इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो भी सेम होता है। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर तो पढ़ी है ना आपने, ऐसे करके आपको बचपन में याद हो, ऐसे पढ़ा होता है, सेम सेंट्रोमियर, और इनकी जो जीन लोकेशन होती है वो भी सेम होती है। जो नॉन होमोलोगस होते हैं इसमें जो अलील्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कि इसमें 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अब हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन के टाइम एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम होते हैं ना, इनकी जब पेयरिंग होती है यानी कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। होमोजाइगस क्या होते हैं, जिसमें सेम एलील ओन क्रोमोसोम होता है, जो सेम एलील ओन क्रोमोसोम, इस चीज़ को बोलते हैं होमोजाइगस। इसमें एलील सेम नहीं होते क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये नॉन होमोलोगस हो गए ना, इसमें एलील सबके डिफरेंट होते हैं। जो आपका होमोलोगस होते हैं उसमें क्रोमोसोम की लेंथ भी सेम होती है, सेम सेंट्रोमियर की लोकेशन भी सेम होती है, और जीन लोकेशंस की पोजीशन भी सेम होती है, ठीक है। और ये आपको होमोलोगस जनरली आपने उसमें पढ़ा भी होगा कि जब आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ते हैं उसमें एक माइटोसिस होती है, एक मियोसिस होती है। जैसे जो मियोसिस होती है उस टाइम जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जो क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा है ना 11th-12th के एनसीईआरटी में, जो एक जैसे अलग अलग फेज़ होते थे, प्रो फेज़ 1 में जब हम क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं उस टाइम जो होती है ना वो होती है आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं उस टाइम। और जो ट्रांसलोकेशन होता है ये आपके नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होती है, ठीक है। ये जनरली क्रॉसिंग ओवर आपकी नॉर्मल सी सिचुएशन है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन, आपने पढ़ी भी है, और ये नॉर्मल होती है, इससे जनरली डिजीज़ नहीं होती हैं। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन होता है ये अब नॉर्मल सी कंडीशन होती है, अगर ऐसा हो जाए यानी कि
आपकी जो जीन सीक्वेंसिंग में उसमें अलग अलग जगह पे वो ट्रांसलोकेट हो गया है, इसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ होती हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है आपकी। जो डुप्लीकेशन होता है, आपका जो सेम जीन कौन सी होती है जो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन वो डुप्लीकेट हो जाती है, उस चीज़ को डुप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना सारी टर्म। तो इसका आंसर बन जाएगा ट्रांसलोकेशन, कि एक जीन है वो दूसरे लिंकेज ग्रुप से जाके अटैच हो जाए, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जो आपका फिलाडेल्फिया है ये क्रोमोसोम में कैसे होता है? ये पूछ रहा है कि जैसे ऐसी कौन सी ट्रांसलोकेशन कंडीशन हो, ट्रांसलोकेशन जो पिछले क्वेश्चन में था वही, कि ट्रांसलोकेशन एक कंडीशन हो रही है कि ये पूछ रहे हैं उस टाइम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो जनरेट होते हैं वो कौन से ऐसे ट्रांसलोकेशन के बीच में होती है। तो ये होते हैं क्रोमोसोम 22 एंड, या फिर टाइपिंग एरर है, 22 एंड 9 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए ना। एक वैसे क्रोमोसोम में जो हम पढ़ते हैं 22 और 4 में अगर वो आ जाए तो उसमें क्या होता है, पार्किंसन डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं आपको। ये दरअसल ये सारे हेरिडिटरी डिजीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं आगे, क्योंकि ये क्रोमोसोम्स है ना, कल को ये ट्रांसफ़र होते हैं। पार्किंसन डिजीज़ ये 22 और 4 में, हंटिंगटन डिसीज़ होती है, हंटिंगटन डिसीज़, और इसके साथ साथ जो नेक्रोलेप्सी आपकी, ये भी आपकी 22/4 से रिलेटेड है। तो आपको बस ये पेयर याद रखना है, ये क्रोमोसोम 22 एंड क्रोमोसोम 6 का याद करना है। एक वैसे ये होता है कि इसमें जब ये होती है ना जो फिलाडेल्फिया होती है, इसमें क्या होता है, आपको ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी होने लग जाते हैं। डब्ल्यूबीसी आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिजीज़ का डेवलप हो जाती है। इसका दूसरा नाम होता है क्रोनिक मेलोजेनेटिक ल्यूकीमिया। ठीक है, ये आपको ऐसे ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के दौरान ये डिजीज़ हो जाती है। मतलब बस आपको याद रखने की ओवर प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी हो जाता है, किस किस ट्रांसलोकेशन के बीच में होता है, जब जो आपका पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 होता है वो आपका पेयर कर जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 से। ठीक है ना। ये आपका क्रोमोसोम नंबर 22 और 4 है, इसमें जो 4 का पार्ट होता है वो 22 में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। आपके 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी के क्वेश्चन हम आगे वाली वीडियो डिस्कस करेंगे। आपसे कल मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।